जीडी बख्शी साहब कुछ दिन बाद नाम लेके भी बात करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके मन में देश प्रेम है और उनका प्यार जो है मोदी जी और अमित शाह जी से वो शायद कमज़ोर हो जाएगा, देश प्रेम उनका हावी हो जाएगा और उस दिन वो नाम लेके बोलेंगे कि ये लोग हैं भारत की सुरक्षा को कमज़ोर करने वाले। गौरव आर्या साहब क्या बोल रहे हैं आप, जो बात मैं बोलता हूँ शुरू से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी वो जड़ है, ये आतंकवादी तो सिर्फ पत्ते हैं। जब तक हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक वो एक के बाद एक, जैसे आरएसएस भेजती रहती है ना, जब तक आप आरएसएस को ठीक नहीं करोगे, आप ये मोनू मानेसर हैं, ये हैं, वो हैं, आराम भाई तेंगुल के वर्कर्स हैं, कितने आप वर्कर्स को जेल भिजवा लो, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप जड़ पे नहीं जाओगे। आरएसएस की हाईकमांड जो है उसको आप टैकल नहीं करोगे कानूनी और संवैधानिक तरीके से, जब तक आरएसएस की ये एंटी नेशनल गतिविधियां जो टेररिस्ट गतिविधियों से एकदम मिलती जुलती हैं वो रुकेंगी नहीं। तो गौरव आर्या साहब ने भी ये बात मानी कि जब तक हम पाकिस्तान की आर्मी को नहीं ख़त्म करेंगे, ये टेररिस्ट ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं इन दोनों को ये बोलना चाहता हूँ कि देशभक्ति अगर पक्की दिखानी है तो नाम लेके बोलना शुरू करें, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का। क्योंकि पिछले 11 साल से जो बातें वो बोल रहे हैं ना कि ये हो गया और वो हो गया, यही टीम पूरी रिस्पॉन्सिबल है, आरएसएस और बीजेपी। तो नाम लेके बोलना शुरू करें, तब मैं इनकी और ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। लेकिन कुछ तो अच्छा ही की, इसलिए मैं आज तारीफ़ कर रहा हूँ। अब इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं उस पर आ जाता हूँ सीधे सीधे। सबसे बड़ी बात, उससे पहले भी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ, एक रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो हमारे देश की जनता ने ही कर दिया, कश्मीर की जनता ने कर दिया, और जो टूरिस्ट वहाँ गए थे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा कश्मीर के मुस्लिम लोगों ने, जो वहाँ भारत के लिए, हालांकि उनके दिल में ही पाकिस्तान और भारत में से चुनना होगा तो हमेशा भारत ही चुना जाएगा, दिल में भी उनके भारत का प्रेम ही है, लेकिन उन्होंने खुल के सड़कों पे आके भारत का प्रेम दिखाया अपना, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दिखाया। तो ये है पाकिस्तान के मुंह पे, आईएसआई के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा। उससे भी बड़ा तमाचा एक और है, जितने भी ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को छोड़ दो, जो कार्डर्स हैं, जितने भी जो टूरिस्ट थे ना वहाँ पे, एक तो वो महिला जो इतने, जिनके पति मारे गए बैंक में मैनेजर थे गुजरात से, उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री के सामने जो बोला है ना, वो 100% सही है। कहाँ सो रहे थे तुम? 2000 जहाँ पे टूरिस्ट हैं वहाँ पे फौज के एक भी सिपाही नहीं था, और एक छोटे से बच्चे ने भी जो बोला है ना, कहाँ थी सरकार? और जितने भी टूरिस्ट जो मैंने देखे हैं इंटरव्यूज, उन्होंने सब ने बोला है वहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों ने, कश्मीरी भाइयों ने, कश्मीरी मुस्लिम भाइयों ने हमें अपने परिवार की तरह से रक्षा की हमारी, और हमसे आगे रह के ये बोला कि गोली चलेगी तो पहले हम खाएंगे, और हमें अपने घरों में, कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है, हमें फर्स्ट फ्लोर पे रखा और खुद नीचे रह के अगर कोई आएगा तो पहले गोली हम खाएंगे, आपको बचाएंगे। तो ये है सबसे बड़ा तमाचा, किसके मुंह पे? आईएसआई और पाकिस्तान के मुंह पे। दूसरा, जामा मस्जिद पे भी जो हुआ वो भी, अब ये चीज़ें जो है ना, ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, ये चाइना के मुंह पे तमाचा है, जो हमारे देश के लोगों को आंतरिक असुरक्षा पैदा करना चाहते हैं ना, जो धर्म के नाम पे और जात के नाम पे जो करते हैं, वो पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स हैं। और ये कौन लोग हैं? ये उनके मुंह पे भी तमाचा है। हालांकि उनके कार्डर्स मुस्लिम बच्चों को, जो कश्मीरी बच्चे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के बदतमीजी कर रहे हैं कई कई जगह। चंडीगढ़ में तो सिख कम्युनिटी के लोगों ने उनको वार्निंग भी दे दी है, और अब ये डरपोक होते हैं, अब ये कम से कम पंजाब में तो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मगर ये समझना चाहिए दोनों का, एक हमारा जो मैं ट्रेंड वकील भी हूँ, तो मोटिव जो होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्राइम का। किसको फ़ायदा होगा इस क्राइम से? तो दो तरह के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, एक तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, और दूसरा आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा होता है। मोदी जी सीना दिखा के पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़े हैं, वो पीठ दिखा के पाकिस्तान को बिहार की तरफ बढ़े, तो उनको भी फ़ायदा हो रहा है, वो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हैं, जाके हिंदू मुसलमान करके वही काम टेररिस्ट करते हैं हिंदू मुसलमान। तो ये आरएसएस और आईएसआई, पाकिस्तान का आरएसएस से कनेक्शन और साबित होता है इस तरीके से कि दोनों ही एक ही बात करते हैं, उनके सारे संगठन एक ही बात करते हैं, वो भी हिंदू मुसलमान और वो भी हिंदू मुसलमान, क्योंकि हैं तो एक ही ना, पीछे से तो मिला रखे हैं, दोनों के तार मिले हुए हैं।
उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी आ रहा है, जो मालेगांव में उनको अभी वहाँ पे कितना देखे टाइमिंग भी क्या ऊपर वाले ने की है। तो वो भी उनके भी तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे ना, और विदेशी ताकतों से वो भारत की सेना को हरा के अभिनव भारत बनाना, आर्यव्रत नाम की कंट्री बनाना चाह रही थी भारत को ख़त्म करके। अमित शाह साहब क्रिकेट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। मोदी जी कुछ भी बात लफाजी करने में, जुमले बोलने में, झूठ बोलने में, एक पीआर एजेंसी चलाने में मोदी जी और अमित शाह साहब बहुत अच्छे हो सकते हैं। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बिजनेस में फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने के लिए सरकार की ताकत का, भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो राजकाज का काम चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर भारत देश को ये डायलॉग्स दुल्लत साहब के, जो हमारे खुद के रिटायर्ड रॉ के चीफ हैं, और रॉ के चीफ का मतलब आप सब लोग समझते हो, ये झेलनी पड़ रही है, तो ये गलती अमित शाह जी, मोदी जी की है, राजनाथ जी की है। भारत अगर फ्री हैंड होता ट्रूप्स को, अगर आर्मी को फ्री हैंड होता, अगर हमारी पुलिस एजेंसीज को फ्री हैंड होता, जो नहीं है, मोदी जी है ना, वो तो बादलों के पीछे से बालाकोट करने के लिए बोल रहे थे। अगर वो पायलट अगर अक्लमंद ना होते, मोदी जी की बात सुन लेते, तो बालाकोट फेल हो जाता। वो तो उन्होंने हंस के टाल दी होगी बात के, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इनको क्यों ध्यान देना, इसीलिए सक्सेसफुल हुआ बालाकोट। तो ये सब बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, और वो ये है कि ये एक और दो लोग हैं जो मेरे, जब तक मैं ये क्रिमिनल जो टेलीविज़न है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जो मैं उन्हें क्रिमिनल्स कहता हूँ और पाकिस्तान और चाइना की एजेंसीज़ का एजेंट कहता हूँ, उनसे मिला हुआ कहता हूँ। ये जो सारे क्रिमिनल टेलीविज़न है जिस पे मैं भी कुछ समय पहले तक जाता था, कुछ सालों पहले तक, दो लोग मुझसे सबसे ज़्यादा इन विषयों पे मुझसे लड़ाई भी करते थे और मुझे बुरा भला भी बोलते थे। आज वो दोनों के दोनों मेरी बात से 100% एग्री कर रहे हैं। दूसरी बात ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसका कोई सलूशन ढूंढना है। ये सब कुछ चंगा है करके, और हमारे जो अपोजिशन पार्टीज़ के लोग भी हैं, वो चले गए वहाँ पे, बोल दिया हम सब सरकार के साथ हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार का मतलब अमित शाह साहब, मोदी साहब और राजनाथ साहब नहीं है, देश के साथ सब हैं, और देश के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं जिस काम को करने के, उनके साथ सब हैं। ये जो लोग नाकारा साबित हो रहे हैं एक के बाद एक, उनके साथ होना ज़रूरी नहीं है। उनकी सीट के साथ हो सकते हो आप, प्राइम मिनिस्टर की चेयर के साथ हो सकते हो। मोदी जी के जो चूक है, जो उनकी लापरवाहियाँ हैं, अमित शाह जी की जो चूक है, जो उनकी इनकैपेसिटी है कुछ चीज़ों को करने की, उनके साथ अगर पूरा विपक्ष खड़ा होगा तो मैं समझता हूँ देश का नुकसान ही करेगा। हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अगर कोई उसमें से गलत काम कर रहा है तो उसको गलत बोलना देश हित में है, आंखें बंद करके साथ खड़े हो जाना गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। इससे वही कॉम्प्लेसेंसी आती है। अब मोदी जी और अमित शाह साहब क्या सोच रहे होंगे, चलो इसको भी हमने आपदा में अवसर बना लिया। तो मेरे ख्याल से देश के साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ ने किया है ये ठीक नहीं किया है। इन लोगों को सीधे सीधे बोलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से कम लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राज्यसभा और लोकसभा में, उनको तो कम से कम पता होने चाहिए ये कर क्या रहे हैं। दोनों खुला नहीं छोड़ सकते हम इन्हें। राहुल गांधी जी, खड़गे जी राज्यसभा में और लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उनका स्टेचर जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर ही है। उनको कॉन्फिडेंस में लेके, ताकि मोदी जी कोई अपनी बादलों के पीछे से वाली कहानी ना कर रहे हो इस चीज़ को रोकने का। अमित शाह साहब कोई क्रिकेट का खेल यहाँ नहीं खेल रहे हैं, या उनको समझ में ही नहीं आ रही कोई चीज़, शेयर मार्केट थोड़ी है ये, उनको नहीं समझ में आ रही, तो कम से कम खड़गे जी और राहुल जी ये तो बोल सकते हैं कि किसी एक्सपर्ट से बात करके ऐसे करो, अमित शाह जी ऐसे मत करो। तो ये आंखें बंद करके सपोर्ट जो करना है, ये पॉलिटिकली तो अच्छा लग सकता है, पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग, लेकिन वो देश के हित में ठीक काम नहीं है। ये मैं एक बात तो ये कहने के लिए बुलाया था। तो जनरल GD बख्शी और रिटायर्ड जनरल और गौरव आर्या साहब मुझे बहुत बुरा भला कहते थे। आज GD बख्शी साहब खुल के ये बात बोल रहे हैं, हालांकि वो नाम नहीं ले रहे, मैं तब भी नाम लेता था, आज भी नाम ले रहा हूँ।
वो ये खुल के बोल रहे हैं कि जो हमारे देश में जो 1,80,000 फौजी कम हो गए, इनडायरेक्टली वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अग्निवीर की स्थिति जो कहानी शुरू की है, इससे देश की फ़ौजों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे पास जो संख्या बल नहीं रहा, जो मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ जी जिसकी मुख्य वजह है, वो देश की सुरक्षा को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। जीडी बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो फौज की संख्या कम हो रही है, ये जो अग्निवीर के माध्यम से जो और भी कम की जा रही है, और जो पूरी तरीके से ट्रेंड फौजी नहीं है, वो जो भारत की सेना में एक कॉन्सेप्ट घुसाया जा रहा है ज़बरदस्ती, जिसको सभी एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं अग्निवीर के कॉन्सेप्ट्स को, वो देश का सबसे बड़ा बुरा काम है, देश का नुकसान कर रहा है, देश को छिन भिन करा देगा, देश की सुरक्षा को कमज़ोर कर देगा, ख़ास तौर पे माउंटेन्स में, जो कि चाइना की तरफ भी माउंटेन्स हैं और पहाड़ पाकिस्तान की तरफ भी। तो अब सबसे बड़ा इलाज तो जनता ने कर दिया, अब दूसरा इलाज करना जो ज़रूरी है वो और ये ज़रूरी है कि ऐसा काम करके कोई भी होम मिनिस्टर कलफ के कुर्ते पहन के तो कम से कम रेड कारपेट पे ना घूमता फिरे, इसका इलाज करना ज़रूरी है। तो मैं आज सभी पॉलिटिकल पार्टी से ऑपोजिशन की और सभी जो भी अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी लोग हैं, कि हमें सबसे पहली डिमांड एक ही रखनी चाहिए, और वो है अमित शाह साहब, कलफ के कुर्ते वाले अमित शाह साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं बचा है जो होम मिनिस्टर के पद पे आ सके? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की और बीजेपी की सरकार नहीं थी, एक बड़ी घटना हुई थी, हालांकि सारी बड़ी घटनाएं मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, कंधार के आतंकवादी, जहाँ पे हमारे खुद के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब और हमारे ये सुपर जो वो है ना स्पाई डोभाल साहब, पता नहीं कहाँ हैं आजकल, वो छोड़ने गए थे उनको, आतंकवादियों को, अफ़गानिस्तान तक। तो उस समय से लेके और आज तक ज़्यादातर 90% जो घटनाएं हुई हैं बड़ी बड़ी आतंकवादी, वो बीजेपी और आरएसएस के टाइम पे ही हुई हैं, जब उनकी सरकारें थी। जब 26/11 हुआ, बॉम्बे अटैक हुआ, मुंबई अटैक, तब सरकार आरएसएस और बीजेपी की नहीं थी, तो तुरंत होम मिनिस्टर साहब ने, उनके भी कपड़ों पे क्रीज नहीं, मतलब एक सिलवट भी नहीं आती थी, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता शिवराज पाटिल साहब को। आप लोगों को याद है ना? तो वो परंपरा अपनानी पड़ेगी। जिस होम मिनिस्टर के टाइम में एक नहीं कई ऐसे काम हो चुके हैं, जिस होम मिनिस्टर को के टाइम में एक नहीं कई काम हो चुके हों, पुलवामा हुआ, यही होम मिनिस्टर थे, ये अब हुआ, यही होम मिनिस्टर हैं, अब कुर्ते पे कलफ की इतनी सी भी सलवट नहीं आई है। तो ऐसे होम मिनिस्टर साहब का इस्तीफ़ा मांगना, मैं समझता हूं हर एक भारतीय नागरिक की प्रथम जिम्मेदारी है। इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, इस्तीफ़ा मांगना चाहिए उनसे, और इस्तीफ़ा जब तक ना दें, इस काम के लिए आंदोलन करना चाहिए। दूसरा, जो सबसे आसान काम है, आपने इंडस्ट्री, ये जो हवाबाजी है ना, ये बंद करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री ये वैसा वाला जुमला हो जाएगा, ना कोई आया ना कोई गया चाइना का। इंडस्ट्री रद्द करने से उसका ज़मीन पे असर 0% पड़ेगा। 0% मतलब 0% कम से कम अगले 10 साल तक तो 0% ही पड़ेगा। तो ये हवाबाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर करना है तो फिर वॉर फुटिंग पे करो। ये खाली हवा में तीर जो चला के जो आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और ज़्यादा ताकत दे रहे हो, ये नहीं चलेगा बात। जो कर सकते हो वो करो और तुरंत करो, इंतज़ार करने की बात नहीं है। और कर सकने के लिए करना क्या है मोदी जी और अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को? कुछ नहीं करना उन्हें। जो वो कर रहे हैं उसको करने से रोकना है बस। वो फ्री हैंड दे दें, हमारे आर्म फोर्सेस को, पुलिस को, एजेंसीज को ईमानदार अफसर बना लगा दें और फ्री हैंड दे दें, और ये बोल दें कि हमें, जैसे जब 71 का वॉर हुआ था ना, मानिक शॉ साहब थे फील्ड मार्शल, इंदिरा गांधी साहिबा ने उनको फ्री हैंड दिया था कि तुम इस वॉर के इंचार्ज हो, जो तुम कहोगे वही होगा, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, जो तुम्हें करना है वो करो। ये फ्री हैंड हमारे आर्म फोर्सेस को देना, इतना ही बार काम तो करना है। अपना दिमाग बादलों के पीछे वाला नहीं लगाना, बिल्कुल भी है ही नहीं दिमाग, ना अमित शाह जी के पास, ना मोदी जी के पास, ना राजनाथ सिंह जी के पास, और ना हमारे सुपर स्पाई के पास।
ये जो डोभाल साहब है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना, एक से बढ़कर एक होशियार, बहादुर, ईमानदार अफसर हमारे फौज में भी हैं, हमारे आर्म फोर्सेस में भी हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे। आप इससे बाहर हो जाओ, अपने आप सब चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब अपने आप वो कर लेंगे। दूसरा काम जो कर सकते हैं इमीडिएटली, और ये अमित शाह साहब तुरंत कर सकते हैं, ऐसे वो नहीं करेंगे, वो ये भी मेरा दावा है, क्योंकि मन कहीं और है ना, जबान कहीं और है। मेरा ये कहना है कि अब बीसीसीआई में क्या, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के भी मालिक हैं एक तरह से, अमित जे शाह साहब हैं कि नहीं है, तो एक काम करना है सिर्फ, और मैं कोई बड़ा काम नहीं बता रहा हूँ, भारतीय क्रिकेट टीम ऐसे किसी भी टूर्नामेंट में आज के बाद नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान की टीम भी खेलेगी। इसमें क्या मुश्किल है? सिर्फ अमित शाह साहब का नुकसान हो जाएगा पैसे का, और जय शाह साहब का, और किसी का नुकसान नहीं होगा। सब ये होगा इफेक्टिव काम। इफेक्टिव काम ये होगा आज के बाद से किसी भी क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट से ही शुरू करते हैं पहले, ऐसे क्रिकेट के मैच में किसी भी जिसमें पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर खेलेगा या पाकिस्तान की टीम खेलेगी, भारत उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अमित शाह साहब, मेरा ये चैलेंज है देश के सभी अम्बेडकरवादियों को, मैं ये बता रहा हूँ चैलेंज करके, आप लोग देख लेना, ये काम नहीं होगा जो ऐसे हो सकता है ना चुटकी बजाते, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि माल का खेल है और ये माल ही कमाना जानते हैं, और कोई काम नहीं है इनका, देश से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, जो भी हमारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बहन है ना, अमित शाह जी, मोदी जी के बड़े प्रिय, चाइना की जो कंपनीज हैं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज हैं, छदम कंपनीज हैं, उसमें कोई भी भारतीय कोई बिजनेस नहीं करेगा। मैं बाकी चाइनीज़ कंपनीज जो प्राइवेट चलो हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वो तो फिर वो हो गया तो पूरा देश ही सुधर जाएगा। ये मतलब फिर तो हमारी इकोनॉमी एकदम ऐसे हवाई जहाज़ की तरह उड़ जाएगी ऊपर और हम सब चंगा हो जाएगा। मैं सिर्फ अभी ये कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फ्रंट कंपनीज के साथ कोई भी भारतीय उसमें डायरेक्टर नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज हैं उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, और पाकिस्तान के जितनी भी कंपनीज हैं उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा भारतीय। ये 3 काम अगर शुरू हो जाए हमारे, अमित शाह साहब का इस्तीफा तो है ही, फ्री हैंड टू द प्रोफेशनल्स ऑफ द कंट्री इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, और जितना पैसा चाहिए दें उनको, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जितने फौजी भर्ती करें, कोई रोक टोक नहीं हो जाए। 16 लाख करोड़ रुपए तो अभी चुराए हैं अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने हमारे बैंकों से। हमारा ही आपका तो खून पसीने की कमाई है वो। तो ये 16 लाख करोड़ देश की सेनाओं को जाना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाना चाहिए, और जितनी रिक्रूटमेंट करनी है करें, ताकि फिर कभी कोई पहलगांव में ऐसी जगह, बाईसर जैसी जगह ना बचे जहाँ पे हमारे हज़ारों टूरिस्ट हों लेकिन फौज का एक भी आदमी ना हो। एक कश्मीरी था ना वो नौजवान, वो तो ट्रेंड भी नहीं था, उसके अगर वो थोड़ा सा लकी होता, थोड़ा अनलकी रह गए हम लोग भी, अगर वो बंदूक छीन लेता उन आतंकवादियों में से जो उसने कोशिश की थी, तो वो फिर खुद अकेला ही रोक लेता। उसी तरीके से एक जवान भी होता हमारा, तो वो उन 4-5 आतंकवादियों को अकेला रोक लेता। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमारे यहाँ नफरी की कमी रहे, फौजियों की या पुलिस फोर्स की कमी रहे, उसकी वजह से आतंकवादी फ़ायदा उठाएं। तो मेरा यही कहना था, मैंने आप लोगों को आज इसीलिए गुजारिश की थी। और चौथी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, वो जहाँ जहाँ ये ISI और चाइनीज़ एजेंट्स सीधे जो ये क्रिमिनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आज भारतीयों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनका बाइकआउट करें। और जो भी RSS और BJP का वर्कर किसी कश्मीरी को, किसी हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को, अब ये जब हम भी एक आपदा में अफसर ढूंढे ना, सिर्फ कश्मीरी भाइयों को ही नहीं बचाना है। अभी भी मेरे ऑफिस में एक यादव समाज के व्यक्ति आए हुए हैं, उनके बेटे को कानपुर में IIT में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उनके ही जो PhD के जो प्रोफेसर थे उन्होंने। तो जो भी हमारे SC ST और OBC भाई बहनों को प्रताड़ित करता है, उसको सबक सिखाने का एक आंदोलन शुरू होना चाहिए। और उसमें अभी जो ये कश्मीरी
जो बच्चे हैं आए हुए, उनके खिलाफ कोई चू भी करेगा तो उसका तुरंत FIR करा के इंतज़ाम करना, जेल भिजवाने का काम करना पड़ेगा ऐसे आतंकवादियों का जो देश के अंदर घुसे में डीप अंदर तक। ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं जो कश्मीरी बच्चों को तंग कर रहे हैं। वो वहाँ भारत का झंडा लेके घूम रहे हैं और ये उन्हें मार रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को जेल में भिजवाने का काम भी सभी अम्बेडकरवादियों का है। मैं यही गुजारिश करना चाहता था आपसे। आप लोग आए सब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सही अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी, होती ही रहेंगी, होती ही रहेंगी। एक यूनियन टेरिटरी है भारत में जो अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसे स्टेट के दर्जे से कम करके यूनियन टेरिटरी बनाया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने और सरदार पटेल साहब से अपनी तुलना करवाना चाहने वाले होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने। तो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से सारा कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर का मोटा मोटा अमित शाह साहब के हाथ में आ जाता है। पूरी तारीफ उनकी और पूरी बुराई उनकी होनी चाहिए। ऐसा इंसाफ और बराबरी का असूल और पैमाना होना चाहिए। उनके होम मिनिस्टर के बाद बनने के बाद आतंकवाद की घटनाएं वहाँ पे बढ़ गई, लेकिन वो पूरे देश को गुमराह करते रहे, बहकाते रहे कि आतंकवाद जो है हमने पूरी तरीके से काबू कर लिया है, हमने कश्मीर में शांति स्थापित कर ली है और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से होता था उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। ऐसा अमित शाह साहब ने होम मिनिस्टर के पद पे रहने के बाद ऐसी बातें बार बार बोली और इसका अंजाम ये हुआ। और ये बात अब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनकी ज़बानी कहना चाहता हूँ। एक आलोक शुक्ला साहब हैं, करण थापर साहब एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। वो आर्मी में कर्नल रिटायर हुए हैं और वो काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इन विषयों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनका कहना ये है, और अमित शाह साहब ने और किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसका खंडन अभी तक नहीं किया। मेरा ये कहना है कि अमित शाह साहब ने ऐसी बातें इसलिए कहीं क्योंकि वो अपने आप को सरदार पटेल साहब से भी बड़ा साबित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि उनकी वजह से, यानी कि अमित शाह जी की वजह से कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का उन्होंने ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया और नॉर्मलसी आ चुकी है। आलोक शुक्ला साहब क्या कहते हैं करण थापर साहब के इंटरव्यू में कि ये नॉर्मलसी की जो बात कर रहे हैं अमित शाह साहब, वो 100% फॉल्स, झूठ है। और इस झूठ बोलने की वजह से, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उनके लफ्ज़ों का मतलब बता रहा हूँ आपको, और यही मतलब है उनका मेरे हिसाब से। और उन्होंने कहा भी है ये बात इन सो मेनी वर्ड्स, ये जो नॉर्मलसी का जो दावा था झूठा 100%, इसकी वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रूप में आ गया या एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई सेंस कफ के अब सब कुछ ठीक हो गया है, और इसकी वजह से चूक हुई है। ये ऐसी चूकें होती हैं और ये सबसे डेंजरस बात होती है कि हमारे ट्रूप्स के अंदर ऐसी कॉम्प्लिसेंसी आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके बाद जो अंजाम होता है, ये आलोक शुक्ला जी के लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि इसका इम्प्रेशन ये जाता है कि मुट्ठी भर आतंकवादी, मुट्ठी भर जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने भारत देश की इतनी महान सेना को टक्कर दे दी। ये आलोक शुक्ला साहब कह रहे हैं और ये बोल रहे हैं वो, ये सबसे बुरी बात होती है ट्रूप्स के मॉरल के लिए, और सबसे बुरी बात होती है जो आतंकवादी हैं उनका झूठा मॉरल बूस्ट करने के लिए। वो भले ही वो मारे जाएं या क्रश कर दिए जाएं, लेकिन उनका एक झूठा मॉरल बूस्ट हो जाता है। ये उनकी एनालिसिस है।
ये एक और इंटरव्यू में करण थापर साहब ने, दुल्लत साहब है जो रॉ के चीफ रहे हैं और कश्मीर के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि टेररिस्ट जो हैं हमसे, यानी कि भारत देश से स्मार्टर साबित हो रहे हैं। स्मार्टर मतलब उनसे ज़्यादा होशियार साबित हो रहे हैं। मेरा ये मानना है, हालांकि मैं इन स्टेटमेंट से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूं, दोनों ही स्टेटमेंट से कुछ एग्री करता हूं। दुल्लत साहब की बात को तो मैं सीधा सीधा ये कह के नकारना ही चाहता हूं कि जो टेररिस्ट हैं वो भारत देश से नहीं, हमसे नहीं, मतलब भारत देश का स्टेट से नहीं स्मार्ट हैं, वो सिर्फ अमित शाह साहब से स्मार्टर हैं, उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि ये विषय उनका है ही नहीं अमित शाह साहब का जिस पे वो अपनी पॉलिटिकल पावर मोदी जी से नज़दीकियों की वजह से बन गए। टेररिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान से आने वाले और पाकिस्तान की आईएसआई सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी से ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनसे ज़्यादा होशियार हो सकते हैं। और जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनसे स्मार्ट नहीं हैं। ये दुल्लत साहब की बात को मैं खंडन करना चाहता हूँ। एक तो मैंने हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।